हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछली वीडियो तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म हो गया था और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। तो ये आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट पार्ट है और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट था ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था? जिनमें अरेंजमेंट्स में डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, वो होंगे। तो ज्योमेट्रिकल ओवर होने के बाद ऑप्टिकल आता है। ऑप्टिकल में थोड़ा इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आइसोमेरिज्म का यही वाला है। तो इसको देखते हैं फिर। देखो, सबसे पहले पॉइंट मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला। यहाँ फार्मूला से क्या मतलब है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? जब तुम एक कंपाउंड्स को लिखते हो, जैसे इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको कैसे लिखूँगा मैं? कार्बन CH3 HOHCl ऐसे करके लिखूँगा। तो ये होगा इसका ये तो रिप्रेजेंटेशन है। इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा, कार्बन कितने? 2, C2 H 3 4 5 H5OCl। ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ये सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया, दोनों सेम होता है। बस डिफरेंस कहाँ आएगा? स्टीरियो केमिकल फार्मूला में। मतलब जब आप उसको बनाते हो स्ट्रक्चर, तो उसके अरेंजमेंट्स में वो वेज पोजीशन पर है या डैश पोजीशन पर है, वहाँ अगर डिफरेंस आएगा वो होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उनको ही बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। बस ये एक आपको ध्यान रखना है, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट का यूज़ होता है। तो इस लाइट के कांटेक्ट में हम उस कंपाउंड का सॉल्यूशन डाला जाता है और उस सॉल्यूशन के अंदर इस लाइट को पास कर किया जाता है। तो उससे उस कंपाउंड का बिहेवियर पता चल जाता है कि वो डी है, एल है या फिर मीज़ो कंपाउंड है। ये तीनों मैं अभी बताऊंगा। सिर्फ मैंने इसलिए बताया क्योंकि पीपीएल जब पास करते हैं तो तीन कंपाउंड्स का पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है, कितने एंगल से वो रोटेट होगा, लेफ़्ट रोटेट होगा या राइट रोटेट होगा, दोनों का पता वहाँ से चल जाएगा। अब जो अगली बात इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वो होता है कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन होता क्या है वो यहाँ देखो। कायरल कार्बन इज़ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। 11th के पोर्शन में ये आपने जरूर पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन सिखाते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, 1 2 3 4 sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन और उसकी चारों यूनिट डिफरेंट हों, उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। इसको कायरल सेंटर भी बोल देते हैं कभी कभी। और अनसिमेट्रिकल कार्बन, बहुत सारे नाम होते हैं इसकी। अनसिमेट्रिकल कार्बन कौन सा है? कायरल कार्बन और अनसिमेट्रिकल कार्बन और कायरल सेंटर, ये नाम आपको काफ़ी बुक्स में मिल जाएंगे। ये हमेशा कायरल कार्बन के लिए यूज़ होते हैं। तो कायरल कार्बन है क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके चारों यूनिट्स डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर चारों यूनिट डिफरेंट है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ अल्कोहल, तो चारों डिफरेंट, उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। एक भी सेम हो जाता, मतलब यहाँ OH है, यहाँ OH हो जाता, तो वो कायरल कार्बन नहीं होता। डबल बॉन्ड वाले कभी भी कायरल कार्बन नहीं होंगे, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ज़्यादातर, sp3 नहीं होते हैं। अब कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। अब तुमने सॉल्यूशन में पीपीएल पास किया तो उसका बिहेवियर क्या होता है कंपाउंड का? पीपीएल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बिहेव करती है उस सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो दो टाइप के बिहेवियर देखे जाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली जो वर्ड यूज़ है वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए है। तो एक शो होगा बिहेवियर एक्टिव और दूसरा होगा इनएक्टिव। ठीक है। अब एक्टिव के अंदर दो चीज़ें आती हैं, डी और एल। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लीवो रोटेटरी। मतलब जब लाइट को तुम पास करते हो तो वो राइट में टर्न करी तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, जैसे ये लाइन है। ठीक है। अब इस लाइन के बाद आपने सॉल्यूशन पास किया, तो सॉल्यूशन अगर वो इधर की टर्न हुई तरफ लाइट तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो इधर से इधर की तरफ टर्न हुई तो वो होगा लीवो रोटेटरी। तो ऑप्टिकली एक्टिव का हमेशा जो पहचान होगा, उनके अंदर सिर्फ दो आएंगे,
एक्टिव कंपाउंड्स डी और एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। अब दूसरी क्राइटेरिया है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव में भी दो कंडीशंस हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अब देखो जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं ये दोनों तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ही। अब ऑप्टिकल इनएक्टिव जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये दोनों तो कंफर्म है कि दीज आर ओ आई, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ही, एक्टिव वाले तो होंगे। लेकिन इनएक्टिव कंपाउंड में दो कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि वो ऑप्टिकल आइसोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो नहीं वाले तो उनको हटाओ, जो हो सकते हैं उनको बोलेंगे मीजो आइसोमर। तो मीजो आइसोमर आर ऑप्टिकल आइसोमर्स बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। डी एंड एल आर ऑप्टिकल आइसोमर्स बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है तो तीनों ही ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन ये दोनों एक्टिव हैं, वो इनएक्टिव है। अब इनएक्टिविटी और एक्टिविटी का पता कैसे चलता है वो आगे बताऊंगा मैं। अब आगे है कि कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमर्स मस्ट हैव। जब कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं उनके पास मैक्सिमम जो है वो 3 ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। एक कंपाउंड 2, आप उसमें कह सकते हो इसके 3 आइसोमर हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 2। कैसे? देखो 3 तो ये हो गए, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर तो तीनों ही हैं, बस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर तो तीनों ही हैं। अब मैक्सिमम 3 कैसे और मिनिमम 2 कैसे? अब देखो डी और एल तो दोनों में आ रहा है। डी और एल होते हैं मिरर इमेजेस, मतलब अगर डी है तो एल होगा ही होगा। ये दोनों तो कन्फर्म है, होगा ही होगा, क्योंकि डी है तो उसकी आप मिरर इमेज बना दो, वो एक कंपाउंड बन जाएगा एल। तो डी अगर है तो उसकी मिरर इमेज बनाने के बाद एल मिल जाएगा, या फिर एल है तो उसकी मिरर इमेज बनाने के बाद डी मिल जाएगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ये दोनों तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। बात होती है मीज़ो की। मीज़ो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आपने उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कहा? आपने उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए कहा क्योंकि आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। अभी मैं बाद में सिखाऊंगा कि एक्टिव और इनएक्टिव देखते कैसे हैं, लेकिन आप अगर एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं तो मीज़ो को देखेंगे आप कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर तो है। लेकिन आप उसको इनएक्टिव क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास उसी तरह का दूसरा कंपाउंड है जो एक्टिव है। मतलब एक्टिव है तो डी और एल में से एक होगा। सोचो डी हुआ तो डी है तो फिर एल भी होगा, एल है तो डी भी होगा। मतलब अगर मीज़ो आपको मिलता है तो आप, क्योंकि अगर कॉपी पे मैं लिख दूँ कंपाउंड तो आपको क्राइटेरिया पता है तो आप बता दोगे कौन सा इनएक्टिव है कौन सा एक्टिव, जो हम आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। लेकिन जब आपको एक्सपेरिमेंटली करना होता है तो आप मीज़ो डी और एल को कैसे पहचानते हैं? मीज़ो तभी पहचान में आएगा कि वो इनएक्टिव है क्योंकि आपको उसका एक्टिव कंपाउंड पता है, वरना आप उसको इनएक्टिव कैसे कहोगे? ठीक है, सॉल्यूशन दिया होगा वहाँ पर, तो एक्सपेरिमेंटली आप मीज़ो को मीज़ो क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इनएक्टिव है। इसका अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव एक कंपाउंड पता है तभी आप इसको इनएक्टिव बोल पा रहे हो, वरना आप कैसे बोल दोगे कि ये एक्टिव है इनएक्टिव है? क्योंकि इसका ऑप्टिकली एक्टिव अवेलेबल है, इसलिए आप उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहे हो। ऑप्टिकल एक्टिव है तो इन दोनों में से एक होगा तो दूसरा भी होगा, क्योंकि दोनों मिरर इमेजेस हैं। तो मिनिमम तो 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 होंगे, क्योंकि मीज़ो हुआ तो डीएल हमेशा होंगे, लेकिन डीएल हुए तो मीज़ो होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। होगा ही नहीं, अगर डी और एल हैं तो मीज़ो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मीज़ो है तो डी और एल हमेशा होंगे ही होंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब है कि टू हैव मीज़ो देयर आर सम कंडीशंस। अब मीज़ो होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो इन्होंने ये नहीं बोला है कि वो कंपाउंड मीज़ो होगा, इन्होंने ये बोला है कि वो कंपाउंड मीज़ो हो सकता है। वो कंपाउंड मीज़ो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो मीज़ो है। उस कंपाउंड का मीज़ो आइसोमर हो सकता है, वो यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, मोर देन 1 कायरल कार्बन, मतलब उसका एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होगा। अगर उस कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, मतलब जिसकी चारों यूनिट डिफरेंट है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और दूसरी कंडीशन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नंबरिंग। मतलब दो कंडीशन, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए उस कंपाउंड के अंदर। आप अगर कह रहे हो कि उसका मीज़ो पॉसिबल है, वो मीज़ो है नहीं, उसका मीज़ो पॉसिबल है। दो स्टेटमेंट है, देखो 2 लाइन, इनको इनमें डिफरेंस क्लियर करना कि उसका मीज़ो हो सकता है या फिर वो मीज़ो है।
तो ये जो कंडीशंस हैं ये हमें सिर्फ ये बता सकती हैं कि उसका मीज़ो हो सकता है, लेकिन वो कंपाउंड मीज़ो होगा या नहीं होगा वो आगे पता चलेगा। तो टू हैव मीज़ो आइसोमर, उस कंपाउंड का मीज़ो आइसोमर हो सकता है, उसके लिए 2 क्राइटेरिया, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होना चाहिए और कंपाउंड जो है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल और सॉरी सिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है? सिमेट्रिकल कंपाउंड, और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होते हैं वो यहाँ पर देखो इससे। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को पहचानने के एक तरीका है नंबरिंग करो। यहाँ से मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है? अब 4 कार्बन है, 4 में से अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4। अब आप इधर से इसका नाम दो, यहाँ से 1 नंबरिंग करके यहाँ से नाम दो, तो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। आप यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 तो भी आएगा ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। मतलब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर अगर नेम सेम आता है या फिर उनकी नंबरिंग सेम आती है तो वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। और इसमें 2 कायरल कार्बन है, देखो यहाँ OH CH3 और ये पूरी यूनिट एक इसकी, ये कायरल कार्बन हुआ, इसकी यूनिट एक हाइड्रोजन, एक OH, इस एक CH3 और एक ये पूरी। तो डिफरेंस आ गया, दोनों एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, 2 हैं और सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो मीज़ो होगा, मीज़ो है तो डी और एल भी होगा, ठीक है? अब ये कंपाउंड है, इसको नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। यहाँ से अगर मैं इसका नाम दूँ तो नाम आएगा इसका 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब अगर मैं यहाँ से नाम करता हूँ इसका तो 1 2 3 4, अब नाम आएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तब क्या आ रहा था? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, नाम में डिफरेंस आ गया, यहाँ दूसरे नंबर पे आ रहा था क्लोरीन, यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो नंबरिंग चेंज हो गई पर्टिकुलर एटम की, ठीक है? तो ये कंपाउंड होगा अनसिमेट्रिकल, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है लेकिन अनसिमेट्रिकल नहीं है, तो ये मीज़ो कंपाउंड इसका पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका पॉसिबल हो सकता है, मीज़ो होगा तो डी और एल भी होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि मीज़ो तभी हो सकता है उस कंपाउंड का जब उसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो और वो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है। तो ये हुआ क्राइटेरिया मीज़ो पहचानने का कि किसका मीज़ो हो सकता है। अब यहाँ देखो, ये मैंने ये कंपाउंड लिखा है, ठीक है? ये मैंने कंपाउंड लिखा है CH3 CHOH CHOH CH3, मतलब H यहाँ अटैच है, OH नीचे है या OH ऊपर H नीचे। अब इसके मैंने 3 कंपाउंड बनाए हैं, 1 2 3। अब देखो यहाँ मैंने जो कंपाउंड बनाया है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये होता है वेज पोजीशन, ये जो होता है ये होता है डैश पोजीशन, डैश ये वेज, ये वेज होता है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, क्योंकि जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तरफ ये वाला एरो होगा बाहर की तरफ, ऐसे पॉइंटेड आउट होंगे ये दोनों बाहर की तरफ, ठीक है? और डैश डैश वाले ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व होंगे, मतलब अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये दोनों तो आपकी तरफ ऊपर होंगे लेकिन ये वाला नीचे की तरफ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसमें देखो, पहला लिखा है मैंने ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ऑप्टिकल आइसोमर मीज़ो। ऑप्टिकली इनएक्टिव लेकिन फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर हो तो वो मीज़ो होता है। ये मीज़ो कैसे है अभी सिर्फ आपको देखना है, कंडीशन कि मीज़ो कंपाउंड कौन सा है वो आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ आपने इतना सीखा है कि किसका मीज़ो हो सकता है। अच्छा इसको बताओ, इसका मीज़ो हो सकता है या नहीं? कायरल कार्बन देखो, एक HOH CH3 और ये पूरी यूनिट, इसका भी वही है, तो ये दोनों तो कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है? अब देखो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है सिमेट्रिकल, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, ये दूसरे पे तीसरे पर, ये दूसरे पर तीसरे पर, दोनों सेम है, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड सॉरी सिमेट्रिकल कंपाउंड, मोर देन कायरल कार्बन, 1 कायरल कार्बन, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर मीज़ो, इसका मीज़ो हो जाएगा। अब इसका मीज़ो है तो उसका डी और एल भी होगा, तो ये मीज़ो है, इसका दूसरा कंपाउंड बना दो, ओ एच को इधर शिफ्ट कर दो, एच को इधर शिफ्ट कर दो, ये इसका बन जाएगा डी होगा या एल होगा, ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं।
अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो बता पाए कि आइसोमर डी है या एल है। ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटली बताओगे कि वो डेक्सट्रोरोटेटिव घुमा रहा है तो डी, लीवरोटेटिव तो एल। तो ये समझ लो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मिरर इमेज बना दिया मैंने, एच को इधर रखा, ओ एच को इधर, एच उधर, ओ एच इधर, सी एस थ्री, ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो दोनों मिरर इमेजेस है, इनमें से एक डी होगा एक एल होगा, लेकिन कौन सा डी है कौन सा एल है ये नहीं बता सकते। अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि विच हैज़ मीजो आइसोमर। अब मैंने ये नहीं लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मीजो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो, विच हैज़ मीजो मतलब किसका मीजो हो सकता है। तो अब यहाँ देखना, दो क्राइटेरिया दोबारा बता देता हूँ, मोर देन वन कैरल कार्बन, सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो इसके तीनों यूनिट सेम है तो ये कैरल कार्बन नहीं होगा। कैरल कार्बन ये हो सकता है क्या, एक एच, ओ एच, सी एस थ्री और ये पूरी यूनिट, ये कैरल कार्बन है। ये देखो दो हाइड्रोजन आ गए, सेम यूनिट आ गई, नहीं होगा ये, एच ओ एच सी एस थ्री एक यूनिट, ये कैरल कार्बन। अब देखो इनको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं नेम दूँ, इसका नेम आएगा पेंटेन 2,4 डायऑल, ठीक है। अब अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ मैं तो 1 2, इसको 2 नंबरिंग आ रहा है, 3 4 5, इसको 4 आ रहा है। यहाँ से भी नेम वही है, पेंटेन 2,4 डायऑल, सिमेट्रिकल कंपाउंड विद मोर देन वन कैरल कार्बन, मीजो आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंपाउंड देखो, अब यहाँ ये कार्बन है, इसके बाद दो हाइड्रोजन है, सेम यूनिट हो गए तो इन तीन में से कोई हो ही नहीं सकता कैरल कार्बन। इन दो कार्बन को देखो, तीन यूनिट ये हैं, चौथी जो बची है वो हाइड्रोजन है। यूनिट देखो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। अब दो जो यूनिट है इनको देखने का तरीका यहाँ समझना, ये कैरल कार्बन है, सॉरी कार्बन है, एक यूनिट ही एक यूनिट है। इन दो को पहचानने का तरीका, जितने भी कार्बन हैं यहाँ एक दो चार हैं तो बीच में से डिवाइड कर दो रिंग को, इधर वाली एक यूनिट बन जाएगी, इधर वाली, तो इसको मैंने बीच से डिवाइड किया, यहाँ से देखा एक यूनिट ये बनी एक ये बनी। यहाँ पर कार्बन कार्बन या कार्बन कार्बन, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक्स्ट्रा है, इसके साथ यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये यूनिट डिफरेंस आ गया, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है। तो ये वाला कायरल कार्बन, ये देखो यहाँ पर भी वही है जैसे इसमें देखा, एक हाइड्रोजन है, ये यूनिट अलग, यहाँ से ये डिवाइड कर दो ये अलग, दोनों यूनिट अलग आ रही हैं, मतलब चारों अलग अलग हैं, मोर देन वन कायरल कार्बन है, और सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, ये देखो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इसको 1 नहीं दोगे इसको दोगे तो 1 2 3 4 5, सिमेट्रिकल कंपाउंड विद मोर देन वन कायरल कार्बन, ये भी मीज़ो होगा। इसको देखो, एक कॉमन नेम मैंने आपको बताया था कि एक जगह लिख के रख लेना, जो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बोलेंगे। इसको देखो इसमें कितने कायरल कार्बन है, ये नहीं होगा कायरल कार्बन, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, COOH, ठीक है, एक दो तीन sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये तो होगा ही नहीं कायरल कार्बन। इसको देखो, एक हाइड्रोजन एक OH CH3 COH, ये कायरल कार्बन है, लेकिन कंडीशन क्या थी, एक से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक से ज़्यादा तो है नहीं, एक है तो ये नहीं हो सकता। इसको देखो, इस कंपाउंड को, इसको कार्बन को कायरल है क्या, नहीं है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक कार्बन, दो CH3, दोनों सेम है, कायरल कार्बन नहीं होगा। इसको देखो, एक हाइड्रोजन दो CH3, ये भी नहीं होगा। इसको देखो HOH, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या इसको बोल सकते हैं क्या, इसकी यूनिट एक ये है, इसकी एक यूनिट एक है, तो ये जो है कायरल कार्बन नहीं होगा। इसकी दो यूनिट तो डिफरेंस है लेकिन ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट दिया हुआ है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के दे रखा है कि CH3 नीचे की साइड है दोनों में, इसमें दोनों की, और हाइड्रोजन बचा वो ऊपर की साइड हो गया, ये तो ऑब्वियसली ये ऊपर ही होगा। तो दोनों यूनिट सेम है जो इस कार्बन की, तो इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा, तो ये मीज़ो नहीं होगा। सबसे पहले कायरल कार्बन चेक करना, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल की बात अलग है। इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एसिड में मीज़ो होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखो कायरल कार्बन है या नहीं, इसको देखो सबसे पहले, ये तो है नहीं, तीन हाइड्रोजन आ गए सेम, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन CH3 और ये पूरी यूनिट, ये कायरल कार्बन। इसको देखो, इसकी तरह ही है बिल्कुल, ये भी कायरल कार्बन। अब बात आती है इस कार्बन की। अब
दो यूनिट तो डिफरेंट है, लेकिन ये वाली और ये वाली यूनिट देखने में सेम लग रही है, ठीक है। ये यूनिट और ये यूनिट देखने में सेम लग रही है, लेकिन ये सेम हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे? जैसे मैं अब ये बनाता हूँ यहाँ पर इसके दो अरेंजमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यहाँ CH ऊपर, क्लोरीन नीचे, CH3, कार्बन, यहाँ CH3, हाइड्रोजन को ऊपर रखो, क्लोरीन को नीचे रखो, ठीक है। एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। कार्बन, क्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखो हुआ क्या कि यहाँ पर ऊपर वाले में इसको कायरल क्यों नहीं बोला, डायरेक्ट अरेंजमेंट क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इसमें पहले से ये स्ट्रक्चर बना के दे रखा है कि दोनों नीचे हैं दोनों ऊपर हैं। इसमें नहीं दे रखा, ऐसे दे रखा है, मतलब कि क्लोरीन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये दोनों डिफरेंट यूनिट है। अब ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट बची इसकी, हाइड्रोजन दोनों में ऊपर है, क्लोरीन दोनों में नीचे, CH3 यहाँ पर। तो अरेंजमेंट भी बिल्कुल सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। कायरल कार्बन ये होगा, लेकिन ये वाला कायरल कार्बन नहीं हो सकता। अब इस वाले में देखो, ये अलग, ये भी अलग है, ये भी अलग है, क्योंकि यहाँ इस कार्बन पर क्लोरीन ऊपर है, इस कार्बन पर क्लोरीन नीचे है। तो यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, इसको बोल देंगे कायरल कार्बन। अरेंजमेंट भी डिफरेंट आ गया। अब एक और अरेंजमेंट हो सकता था कि इसका क्लोरीन जैसा यहाँ पर है नीचे रहे, लेकिन इसका क्लोरीन ऊपर पहुँच जाए, उसमें भी ये कायरल कार्बन बोलेंगे। ऐसे कायरल कार्बन को जो हो भी सकता है कायरल और नहीं भी हो सकता, इसको कहते हैं स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो मीन्स होता है जो बिल्कुल सच नहीं है, मतलब झूठ है एक तरह से, ठीक है। एक कल्पना बोल सकते हैं आप। तो स्यूडो ये हो भी सकता है ये वाला कार्बन, ये नहीं भी हो सकता, लेकिन चॉइस अगर दी जाएगी, ऐसे दिया जाएगा, तो हम इसको कायरल कार्बन कंसिडर करेंगे। अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करके दे रखा है तो, लेकिन स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तो वो पता लग जाएगा। एक साथ है नीचे तो ये नहीं होगा, अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो हो जाता। अब यहाँ देखो, तीन कायरल कार्बन है, एक से ज़्यादा हो गए, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सेम नंबरिंग आ रही है। ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है यहाँ से, और ये फोर्थ पर, यहाँ पर भी ये सेकंड पर इधर से, और ये फोर्थ पर, ये तो थर्ड पर है ही। तो एक से ज़्यादा कायरल कार्बन विद अनसिमेट्रिकल सॉरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मीज़ो कंपाउंड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मीज़ो के। अब इसके आगे मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिव, वहाँ तक तो सीख लिया कि मीज़ो होगा या नहीं होगा। अब देखो कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पता कैसे लगाते हैं, या ऑप्टिकल इनएक्टिव है एक्टिव है। तो देखो, इट मस्ट बी अ कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन अलग बात है, कायरल मॉलिक्यूल अलग बात है और कायरल कार्बन अलग। तो इट मस्ट बी ए कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल कैसे पहचानते हैं वो यहाँ देखो, मीन्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस, ठीक है। मतलब जैसे तुमने तो यहाँ मिरर रखा बीच में, ठीक है, और एक हाथ मैंने इधर रखा, ये मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसको सुपर इम्पोज करो, मतलब एक के ऊपर एक रखो, अगर वो सुपर इम्पोजिबल होता है तो वो मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, सॉरी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो वो कायरल मॉलिक्यूल होगा, अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो सुपर इम्पोजिबल का मतलब एक के ऊपर एक रखो, वो सेम आ जाए तो। से ये दो हैं, इसको मैं एक के ऊपर एक ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोज हो गया तो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। सपोज़ अगर ये सुपर इम्पोज नहीं होता, जैसे ये दो पेन है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों को सुपर इम्पोज करवाओ। सोचो दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की, सुपर इम्पोज कराओ मिरर इमेज, अगर सुपर इम्पोज नहीं होती तो वो कायरल हो जाएगा। तो सुपर इम्पोज ये तो एक्सपेरिमेंटली करोगे, लेकिन पता कैसे लगाओगे, वो इन तीन चीज़ें से, POS COS और AOS। तो इतना समझ में आया, ऑप्टिकल एक्टिव वो मॉलिक्यूल होगा जो कायरल होगा। और कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जो अपनी मिरर इमेज पर एक चीज़ की मिरर इमेज बनाओ, अगर दोनों को सुपर इम्पोज करवाओ, दोनों सुपर इम्पोज होती हैं तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। सुपर इम्पोज, सॉरी,
सुपर इम्पोज नहीं होती हैं तो होगा, अगर हो जाती हैं तो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। वो कायरल मॉलिक्यूल कैसे पहचानते हैं? ये तीन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीन है। उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होनी चाहिए। अगर एक भी प्रेजेंट है तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। समझ में आया? देयरफॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन डज नॉट डिसाइड कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैंने अभी लाइन ऊपर भी बोली थी कि कायरल कार्बन होने से या ना होने से कायरल मॉलिक्यूल डिसाइड नहीं होगा। मतलब कायरल कार्बन अलग बात है, कायरल मॉलिक्यूल अलग बात है। कायरल कार्बन उस कंपाउंड में हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अगर कायरल कार्बन नहीं है उस कंपाउंड के अंदर फिर भी वो कायरल हो सकता है। कायरल कार्बन नहीं है तो भी हो सकता है, अगर है कायरल कार्बन तो भी वो कायरल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इतना समझ में आया कि कायरल कार्बन होने से या ना होने से उस मॉलिक्यूल के कायरल होने का पता नहीं चलता। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, जो सुपर इम्पोज नहीं होंगी मिरर इमेजेस, वो कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे, और कायरल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन ये आपको करके नहीं देखना, आपको ये देखना है तीन चीज़, तो पी ओ एस, सी ओ एस और ए ओ एस, इसमें भी दो। अब ये क्या होती हैं ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल तीनों थोड़े बड़े पार्ट हैं, पी ओ एस, सी ओ एस और ए ओ एस। ए ओ एस जल्दी हो जाएगी, सी ओ एस जल्दी हो जाएगी, पी ओ एस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो अगली वीडियो में बताऊँगा मैं। आप इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को 2-3 वीडियो और लगेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा पार्ट है, और सुपर इम्पोजिबल थोड़ा समझना है। तो जैसे मैंने ये दो मिरर इमेजेस बनाई थी, ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ऑप्टिकल एक्टिव बोला है दोनों को, जैसी है ये, इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो। अब देखो जब तुम इसके ऊपर रखोगे तो सी एस थ्री तो ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन इधर एच आ जाएगा। ऐसे रख के ऐसे रखोगे ना तो ये वाली साइड इस इधर आएगी, ये वाली साइड इधर आएगी। घुमा के मत रख देना, ऐसे ही उठा के ऐसे रखना है। हाइड्रोजन ओ एच के ऊपर, ओ एच हाइड्रोजन के ऊपर, ओ एच एच के ऊपर, एच ओ एच के ऊपर। सुपर इम्पोज ही नहीं हो रहा है, यहाँ एच है यहाँ ओ एच है, तो इसलिए इनको ऑप्टिकल एक्टिव बोला। ये समझ में आया? तो ये यहाँ तक था, पी ओ एस सी ओ एस तक। एक्सप्लेनेशन उसका आगे होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर मैंने स्टार्ट कर दिया और कुछ क्वेश्चंस बता दिए। मीज़ो आइसोमर और कैसे कंपाउंड में हो सकता है, नहीं हो सकता, आप उसके क्वेश्चंस कर लेना। और जिसको भी कोई डाउट है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।